कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं इफ एल्स वगैरह के फॉर्म में, या लूप्स होते हैं रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए, या ये और डिफरेंट हैं, तो उनको बारी बारी स्टडी करते हैं। तो जस्ट ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये कंप्लीट हो गया तो आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे जो पहली हमारे पास स्टेटमेंट है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट है। सबसे सिंपल स्टेटमेंट है जो कि मोस्टली हमने यूज भी किया है, और डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर हो उसको हम एक असाइनमेंट स्टेटमेंट कह सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हमें पता है कि कॉलन और इक्वल की फॉर्म में होता है। तो दो वेज हो सकते हैं, दो तरह की ये असाइनमेंट स्टेटमेंट होती हैं। एक सिंगल वैल्यू असाइनमेंट होती है और एक मल्टीपल वैल्यूज असाइनमेंट होती है। ये जो पहला यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है, फर्स्ट ये नेम और आगे एक्सप्रेशन, ये जस्ट सिंगल वैल्यू के लिए है कि हम एक लेफ्ट साइड पे कोई नेम देते हैं, फिर आगे असाइनमेंट ऑपरेटर देते हैं, और राइट साइड पे हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं या कोई नेम देते हैं। तो ये एक सिंगल वैल्यू के लिए कि जस्ट एक वैल्यू जो है वो असाइन होगी किसी भी एक नेम को। और अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज करनी हो, मल्टीपल नेम्स को असाइन करनी हो, तो फिर हम इस तरह करके प्रिंसेस के अंदर नेम 1, नेम 2, नेम 3, इसी तरीके से जितने भी नेम्स होंगे वो सारे लिखेंगे, और देन असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद फिर इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, ये वो वैल्यूज जो आप इन नेम्स में स्टोर करना चाहते हैं। तो पहली जो यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 है वो इस तरीके से नेम 1 को असाइन होगी या स्टोर होगी उसमें। एक्सप्रेशन 2 जो है वो नेम 2 में, और इसी तरीके से एक्सप्रेशन n जो है वो एक्सप्रेशन n के अंदर। तो ये सीक्वेंस के अंदर ये आप लिखेंगे नेम्स, उसी सीक्वेंस में वैल्यूज जो होंगी वो भी उनको असाइन होगी। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी अ वैलिड नेम, के जो लेफ्ट साइड है ये एक वैलिड नेम होना चाहिए हमारे पास। जो हमने रूल्स पढ़े थे उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई एक नेम होगा। जबकि राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज हो सकती है जिसके अंदर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, या इसी तरीके से हमारे पास कोई नेम भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। ये नीचे एग्जांपल दी हुई है, ये सिंगल असाइनमेंट है, a इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, a है, फिर आगे असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर 0 है। तो 0 जो है वो एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे a जो है वो एक नेम है, तो 0 जो है उस नेम को असाइन हो जाएगा, जो उसमें स्टोर हो जाएगा। और ये राइट साइड पे हमारे पास दो वैल्यू, दो नेम्स हैं, एक और b, दोनों के अंदर दो वैल्यूज 1 और 2 जो है वो हम स्टोर करवाना चाह रहे थे। तो ये इस तरह करके आप करवा सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, अब्दुल वाहिद, 0 नेक्स्ट असाइन तो नहीं करवाया हमने? ये असाइन ही तो है कि ए एक नेम है, दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर है, और फिर 0 है। ये 0 जो है ये इस ए के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम जहाँ कहीं पे भी हम ए लिखेंगे तो उसका मतलब 0 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास दो नेम्स हो, लेट से एक नेम ए है और एक नेम बी है, और हम दोनों के अंदर सेम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे करवाएंगे? कौन बताएगा? रिपीट करके, मतलब हमारे पास दो नेम्स हैं, एक ए है और एक बी है, और हम एक सेम वैल्यू दोनों में स्टोर करवाना चाहते हैं, लेट से 5 करवाना चाहते हैं दोनों में, तो फिर कैसे लिखेंगे? सर हाँ जी, ये जो आपने सर ये जो अभी आपने असाइन करवाया, ये ए को 1 असाइन करवाया और बी को 2 करवाया है? जी जी,
ओके सर फिर हम कॉमर्स में 1 और 2 जिस तरह लिखा हुआ है ए और बी के आगे दोनों की जगह एक ही वैल्यू लिख देंगे 5 5। हाँ जी एग्जैक्टली, हम इनके आगे ए की वैल्यू जो है 5,5 मतलब 2 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी और सेम होनी चाहिए। ठीक है, 2 डिफरेंट वैल्यूज नहीं बल्कि सेम वैल्यू सेम होगी लेकिन 2 वैल्यूज होंगी 5 और 5। ठीक है, तो फिर वो सेम वैल्यू ए में भी 5 स्टोर होगा, बी में भी 5 स्टोर होगा। या फिर हम इसी तरह करके इस तरह की 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, ए आगे असाइनमेंट ऑपरेटर 5, फिर इस तरीके से बी असाइनमेंट ऑपरेटर 5, तो 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू हम फिर उसको कर सकेंगे। तो दोनों मेथड्स हैं, दोनों में से जो इजी लगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये चेक करना चाहें कि कोई ऐसा एक नेम है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि उसको कोई वैल्यू असाइन की हुई है या नहीं की हुई। लेट्स से एक ए है और ए एक नेम है और हमें नहीं पता कि ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है या नहीं, तो फिर हम उसको चेक करने के लिए असाइंड की जो कमांड है उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका सिंटैक्स क्या है कि आप असाइंड लिखेंगे और आगे फिर ब्रैकेट्स के अंदर नेम लिख देंगे एज ए आर्गुमेंट। तो ये कमांड जो है ये इसके ऊपर जब अप्लाई होगी तो ये बताएगी ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में कि इसको कोई वैल्यू स्टोर की है या नहीं की है। ठीक है, मतलब असाइंड वैल्यू है इसमें या नहीं है। तो ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि आपने असाइंड लिखा और आगे प्रिंसेस के अंदर ए लिखा, तो ये एक नेम है, तो भी नीचे आंसर फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है या ए को कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई। ठीक है, अगर असाइन की होती तो हमें आंसर जो है वो ट्रू मिलता। समझ आई बात की? यस सर। यस सर। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं किसी भी नेम को इस कमांड के थ्रू कि उस नेम को कोई वैल्यू असाइन की हुई है या नहीं की हुई। तो अगर तो कोई एक ऐसा नेम जिसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की होती उसको हम अननोन कहते हैं, अननोन नेम कहते हैं। और एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा नेम जिसको में वैल्यू असाइन होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें। जैसे अभी यहाँ पर इस स्टेटमेंट में, जैसे अभी यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर हमने असाइन ए किया और ए में कोई वैल्यू नहीं असाइन थी, तो इस वजह से हमें आंसर फॉल्स मिला। तो इसका मतलब है ए जो है वो एक अननोन है। ठीक है, पर अगर ए में कोई वैल्यू होती तो फिर उसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो वेरिएबल है। क्लियर है जी? यस सर। इसी तरीके से जैसे हम नेम्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, इसी तरह हम फिर उनको अनअसाइन भी कर सकते हैं। अनअसाइन का मतलब ये है कि उसमें जो वैल्यू स्टोर है या जो उसको वैल्यू असाइंड है वो खत्म कर दी जाए और वेरिएबल को रीसेट कर दिया जाए। जैसे वो अननोन वेरिएबल है उस तरह का वेरिएबल वो बन जाए, एक वेरिएबल से अननोन नेम बन पड़ा है कि जो वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू असाइन होती है जबकि अननोन के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं होती। ठीक है, तो अनअसाइन की स्टेटमेंट है हमारे पास और इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अनअसाइन लिखेंगे और फिर उसके बाद आगे नेम 1 और नेम 2 नेम 4 जितने भी नेम्स है जिनको आप अनअसाइन करना चाहते हैं आप वो नेम दे देंगे। तो ये नीचे लिखा हुआ है द आर्गुमेंट टू अनअसाइन मस्ट बी एन अनइवैल्यूएटेड नेम, कि जो भी हम वैल्यू हम दें एज ए आर्गुमेंट तो वो एक अनइवैल्यूएटेड नेम होना चाहिए, मतलब इवैल्यूएट ना हो सके वो। यहाँ पे एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हमने एक नेम है उसके अंदर हमने 1 जो है वो असाइन करवाया उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। जब हमने इसको अनअसाइन किया और नेम दिया है तो नेम आई जो है वो एक इवैल्यूएटेड है और ये इवैल्यूएट हो सकता है। तो ये इस वजह से हमें एरर नीचे दे रहा है कि इन अनअसाइन कैन नॉट अनअसाइन 1 आर्गुमेंट मस्ट बी असाइनेबल। ठीक है, तो वो इसको जो है ना वो कंसिडर कर रहा है कि ये 1 है, कि आई इवैल्यूएट होके 1 बन गया क्योंकि 1 उसमें स्टोर था, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप इसको आप राइट सिंगल कोट्स के अंदर लिखें
तो फिर जो है ना ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इसको अनअसाइन कर देगा। क्लियर हुई बात? प्रॉब्लम समझ आई है? यस सर। क्या समझ आया है? सर हम ये कॉमर्स वगैरह जो लगा के राइट कॉमर्स दिखेंगे तो वो अनअसाइन करेगा, वैसे ब्रैकेट में एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि वो आंसर में वो वैल्यू दे देगा जो उसके अंदर स्टोर की हुई होती है। जी, क्योंकि जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर होती है ये पहले आई इवेल्युएट होगा। आई इवेल्युएट होगा तो आई के अंदर 1 स्टोर है तो ये आई 1 से रिप्लेस हो जाएगा। फिर ये कमांड एग्जीक्यूट होगी अनअसाइन और ब्रैकेट में उस वक्त 1 होगा तो 1 को वो कैसे अनअसाइन करे? तो 1 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो नेम होना चाहिए। तो इसी वजह से ये अगर आप ऐसे करके लिखेंगे लेफ्ट सिंगल कोट के अंदर, सॉरी राइट सिंगल कोट के अंदर, तो देन इसको जो है ना वो अनइवैल्यूएटेड नेम इसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये इवैल्यूएट नहीं होगा, तो आई का मतलब आई ही होगा। ठीक है, तो वो आई को फिर अनअसाइन कर देगा। अनअसाइन का मतलब ये है कि उसमें जो वैल्यू होगी वो फिर रिमूव हो जाएगी। जी पूछें क्वेश्चन अब। सर जो हमने अभी किया है साइन टेक्स्ट थर्ड में, उसमें तो इसने सिर्फ बताया हुआ था कि आपने अनअसाइन की देना कमांड और फिर ब्रैकेट डाल के नेम 1 और नेम 2 दे देना। जी जी। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो एरर देता है। ये आई जो है यहाँ पे ये नेम ही है ना, तो ये लिखा हुआ है कि अनइवैल्यूएटेड नेम होना जरूरी है कि जो आर्गुमेंट आप दें मस्ट बी एन अनइवैल्यूएटेड नेम, मतलब नेम ही हो लेकिन उसको इवैल्यूएट ना किया जा सकता हो। ये पहले वाली जो एग्जांपल है इसमें आई जो है ये इवैल्यूएट होगा, इवैल्यूएट होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर आप ये समझ लें कि ये जो आर्गुमेंट है ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो अनअसाइन 1 का मतलब, तो 1 तो कांस्टेंट, उसको असाइन नहीं किया, अनअसाइन या उसको कोई वैल्यू ना हम असाइन कर सकते हैं ना अनअसाइन, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि इसको अनइवैल्यूएटेड करने के लिए आप राइट सिंगल कोट के अंदर उस नेम को लिखें। ठीक है, ओके सर। इसी तरह हमारे पास एक सेकंड कमांड है इवैल्यूएट नेम के लिए, और ये भी यही भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करती है जैसे अनअसाइन करना है वैल्यू, लेकिन ये उससे थोड़ी डिफरेंट है कि इसके अंदर जो है हम एग्जैक्टली नेम दे सकते हैं, ये उस नेम को इवैल्यूएट नहीं करती। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है कि हमने कि ये नेम लिया, उसके अंदर 4 स्टोर करवाया है, तो अब आप इवैल्यूएट n कर रहे हैं और उसके अंदर आप a या आर्गुमेंट दे रहे हैं, तब a इवैल्यूएट नहीं होगा, तो वो जस्ट a को रीसेट करेगा और a दोबारा उसी a को जो है वो असाइन करवा देगा। तो जब आप a को प्रिंट करेंगे तो आपको a ही मिल रहा है, 4 वैल्यू नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो अब अनअसाइंड हो गया है। समझ आई बात की? जी सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये सिंपल है कि ये भी उसी तरह ही कमांड है जो अनअसाइंड वाली थी, वो उसका जो आर्गुमेंट होता था वो अनइवैल्यूएटेड नेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएटेड नेम हो सकता है। तो ये जो कमांड है ये उस ए को इवैल्यूएट नहीं करती, जस्ट उसको अनअसाइन करके अनअसाइन कर देती है। तो जब ए अनअसाइंड हो गया तो ए दोबारा ए में स्टोर हो गया या असाइन हो गया। तो जब आप ए प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ए ही मिल रहा है, कोई ए की वैल्यू नहीं मिल रही जो उसके अंदर स्टोर थी। तो इससे पता चल रहा है कि ए जो है वो अब अनअसाइंड हो गया है, वो एक अननोन नेम बन गया है। पहले एक वेरिएबल था जिसमें कोई वैल्यू स्टोर थी, अब इस कमांड को एग्जीक्यूट होने के बाद वो एक अननोन नेम बन गया है। सर इस कमांड का नाम इवैल्यूएट नेम है ना सर? जी जी नेम, हाँ जी ठीक है जी सर। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स है। सिलेक्शन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि
आप अपने प्रोग्राम में कोई चॉइस करना चाहते हैं कि लेट्स से कि अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन कोई है वो ट्रू हो जाती है तो देन ये कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो इस तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो यूज होती हैं, ये इनको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं जिसके अंदर कोई कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इफ स्टेटमेंट सिलेक्ट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो सेट ऑफ स्टेटमेंट कुछ एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कोई और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो हमारे पास ये चॉइस बन जाती है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे सिंपल है कि आप इफ लिखते हैं और आगे ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। बूलियन एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे जिसका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में मिलता है, और उसमें हम एंड आर नॉट वगैरह के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। या वो हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशंस थे, लेस देन वाले, इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल वाले, तो यहाँ पे वो भी हो सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन कह लें या रिलेशनल एक्सप्रेशन कह लें, तो कुछ हो सकता है। मतलब हर वो एक्सप्रेशन जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में जवाब आए वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन है, मतलब कंडीशन है कोई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो देन के बाद वाली ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। ये तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से एल इफ है, ये एल्स इफ के पूरा इसका बनता है, और अगर ये कंडीशन जो है ये वाली फॉल्स होती है ऊपर वाली, तो देन हम एक और कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं। समझ आई बात की? तो एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब ये पहले वाली भी फॉल्स हो जाती है, दूसरे वाली भी फॉल्स हो जाती है, तो देन एल्स वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली ये एग्जीक्यूट होगी, और एंड इफ जो है यहाँ पे जो इफ कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी। तो इस पूरे सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं कि एक दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस चेक कर रहे हैं। तो अगर तुम दोनों में से कोई ट्रू हो जाती है तो ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। समझ आई बात की? सर रिपीट कर दें। सिंपल है कि हम एक कंडीशन लगा रहे हैं और कंडीशन की बुनियाद पे हम ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर आप इसको स्टेटमेंट सीक्वेंस 1 कह लें, इसको स्टेटमेंट सीक्वेंस 2 कह लें, आपकी आवाज और ये नीचे वाली जो है इसको स्टेटमेंट सीक्वेंस 3 कह लें, तो अब ये 3 सेट ऑफ, आवाज आ रही है अभी जी? जी सर अब क्लियर है। अच्छा, तो हमारे पास 3 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, और इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होनी है ये सिलेक्शन स्टेटमेंट डिसाइड करेगी। सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन सी है? जो हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू लगाते हैं। हमने इफ लिखा है और आगे एक कंडीशन दी है, ये कंडीशन 1 है, इसको आप C1 कह लें, लेट्स से कि ये C1 है, कंडीशन 1। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सीक्वेंस 1 एग्जीक्यूट होगा, ये देन के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट सीक्वेंस 1 एग्जीक्यूट होगी अगर C1 जो कंडीशन 1 है वो ट्रू होती है। तो अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा? फिर ये एल्स इफ वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होगी। हमारे पास फिर एक कंडीशन है, इसको हम C2 कह लें, लेट्स से ये कंडीशन 2 है। अब ये कंडीशन जो है, अब ये वाला देन जो है, इस देन के बाद सीक्वेंस के अंदर जब सीक्वेंस स्टेटमेंट्स करेगा कि आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। समझ आई बात की? इसी तरह आप कंडीशन 3, कंडीशन 4 जितनी कंडीशंस लगाना चाहें आप सारी कंडीशंस जो है वो इस तरह करके लगा सकते हैं। ELIF लिखेंगे और आगे जो भी कंडीशन होगी वो, और आगे देन करके स्टेटमेंट्स, फिर कोई और कंडीशन लगानी है तो इसी तरह इसी लाइन को दोबारा रिपीट करें,
ELIF लिखें, बुलियन एक्सप्रेशन कोई दें और फिर देन करके स्टेटमेंट्स, तो इस तरह काम चलता जाएगा। जहाँ पे आपने एंड करना हो उससे पहले आपने एल्स की स्टेटमेंट देनी है। और एल्स की स्टेटमेंट इसलिए होती है कि अगर ऊपर दी गई कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, सारी फॉल्स हो जाती हैं, तो फिर एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी। सर ये तीनों स्टेटमेंट्स भी हैं और कंडीशंस भी हैं तीनों? नहीं, कंडीशंस जो है वो इन 3 लाइंस के अंदर लग रही हैं। जो लाइंस हमारे पास ये दी हुई हैं, जैसे ये वाली एक लाइन है इफ वाली, इसमें कंडीशन लगी हुई है। जिधर जिधर ये बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कंडीशन को ज़ाहिर कर रहा है। फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है और इसके अंदर भी ये बूलियन एक्सप्रेशन दी हुआ है, तो 2 कंडीशंस लगी हुई है। तो कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अगर तो कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, जैसे ये पहली कंडीशन है, तो फिर ये स्टेटमेंट सीक्वेंस 1 ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर उसके मुतबादिल एल्स जो वाली जो स्टेटमेंट है, जिसको हम ये एल्स इफ कह रहे हैं, ये दोबारा फिर कंडीशन लगाने के लिए यूज होती है। तो फिर एक दूसरी कंडीशन चेक की जा रही है। अगर तो ये भी ट्रू हो जाती है तो फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे कोई कंडीशन हम नहीं लगा रहे, ये सबसे आखिर में होती है एल्स की स्टेटमेंट। जब कोई कंडीशन ट्रू ना हो, तो कोई कंडीशन ट्रू ना होने का मतलब ये उसके अंदर जो ये सीक्वेंस स्टेटमेंट दी हुई है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो फिर एल्स वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट सीक्वेंस 3 होगी वो फिर रन करेगी। ठीक है, ये अभी आगे एक एग्जांपल आ जाती है, मजीद उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। या आप इस चीज को दरमियान में से आप अगर निकाल दें, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसको आप रिमूव कर दें, तो फिर क्या होगा कि आपने पहले कंडीशन चेक की है यहाँ पे। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये देन के बाद ये वाली सीक्वेंस चलेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के बाद ये वाली सीक्वेंस जो है एग्जीक्यूट होगी। ये सिंपल है कि कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट चले, कंडीशन फॉल्स हो तो ये स्टेटमेंट चले। अब ये दरमियान वाला जो पोर्शन है ये फिर मल्टीपल कंडीशंस के लिए है। जब एक कंडीशन नहीं फुलफिल हुई तो दूसरी चेक की, फिर तीसरी चेक की, देन जाके अगर कोई भी नहीं होती तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट चलेंगी। ठीक है, सर ये लास्ट पे एंड इफ क्यों लिखा हुआ है? ये जैसे प्रॉस और एंड प्रॉस याद है आपको? यस सर। हाँ, तो इसी तरह ये इफ और एंड इफ है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट एंड हो रही है। ओके सर। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि इफ स्टेटमेंट मस्ट पेयर वंस, के इनमें के अंदर जो इफ है वो एक ही दफा होगी, जिसके शुरू में इफ होगा ये जस्ट एक दफा आएगी। बाकी ये ELIF जो है एल्स इफ, ये एज मैनी टाइम एज यू वांट ये अपेयर हो सकती है, 2 दफा, 4 दफा, 5 दफा, आप जितनी कंडीशंस लगाना चाहें आप इतनी जो है ना आप LF की स्टेटमेंट मतलब ये वाली स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। मतलब ये मल्टीपल टाइम हो सकती है। और उसके बाद ये जो एल्स है ये स्टेटमेंट भी जो है एक दफा आएगी, और ये भी ऑप्शनल है कि आए या ना आए जरूरी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप अल्टरनेटिव चलाना चाहते हैं स्टेटमेंट या नहीं चलाना चाहते। मतलब कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ हो या ना हो, तो ये डिसाइड करेगी एल्स की स्टेटमेंट। तो ये ऑप्शनल होती है। आप सिंपली इफ लिखें, आगे कंडीशन दें, फिर आगे देन लिख के स्टेटमेंट्स दे दें। जब ये एग्जीक्यूट हो जाए तो इसके बाद आप सिंपली एंड इफ कर दें, तो फिर भी ठीक है, एल्स का होना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। यस। तो इसके अंदर ये चीज नोट कर लें कि ये ELIF जो है ये भी एक कंडीशनल है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर इफ के बाद ELIF की स्टेटमेंट्स दी हुई हो। तो ये भी स्टेटमेंट ऑप्शनल है। और एल्स वाली जो है ये भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि इफ के बाद कोई एल्स की स्टेटमेंट भी हो। तो ये ऑप्शनल है, मतलब आप दे भी दें फिर भी ठीक है, ना दें तो फिर भी ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं।
उस हिसाब से ये लगाई जाएंगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारे पास लेट से कि दो नंबर्स हैं, एक हमारे पास जो है वो एक ए नंबर है और एक हमारे पास बी नंबर है, या आप ऐसे कह लें कि दो नेम है, एक ए और एक बी है, और उनके अंदर हम ये वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। एक के अंदर साइन 1.8 है और एक के अंदर नेचुरल आ गया 1.8 जो कह लें। तो ये दो वैल्यूज हैं। तो अब ये चेक करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, मतलब ए वाली वैल्यू बड़ी बनती है या बी वाली वैल्यू बड़ी बनती है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ, आगे कंडीशन क्या है कि ए ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से ग्रेटर है या नहीं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब ए की जो वैल्यू यहाँ से इसको जो असाइन होती है वो बड़ी है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि देन के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो ये देन है, तो देन के बाद नीचे वाली जो स्टेटमेंट प्रिंट की है ये एग्जीक्यूट होगी, इसमें लिखा हुआ है कि ए इज लार्जर, के एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी कि ए बड़ा है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ए बड़ा नहीं है बी बड़ा है, तो देन फिर एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बात की कि जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स की स्टेटमेंट चलती है। तो अभी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसमें क्या प्रिंट होगा, ए इज नॉट लार्जर, कि ए बड़ा नहीं है। या आप इधर मैसेज दे सकते हैं कि बी इज लार्जर, कि बी बड़ा है। ठीक है, तो दोनों सिनेरियोज के अंदर आपको जो है ना वो आउटपुट क्या मिलेगी कि ए इज लार्जर। क्योंकि ए लार्जर क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन जो थी ये ट्रू हो गई है, इफ वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है। ठीक है जी सर। सर और कितनी स्लाइड्स रहती हैं? क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। सर और कितनी अच्छा, फिर स्लाइड्स हमारे रहती हैं? कितनी स्लाइड्स रहती हैं? बस 2-3 रहती हैं स्लाइड्स। थक गए? नहीं सर जी, वो थोड़ा सा पूछना था आपसे, किस तरह सर मैपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं हो रहा, वो काइंडली स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा बता दें। और उसके बाद सर वो बाईवे का थोड़ा दिक्कत कर, और सर मैपल सॉफ्टवेयर हो भी नहीं रहा इंस्टॉल, आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। वो मैपल आपने कहाँ से डाउनलोड किया? वही तो सर नहीं पता चल रहा कौन सी करनी है आपसे, इसलिए तो सर पूछ रहे हैं। आज लास्ट क्लास है सर, और मैथमेटिक्स तो चलो यूज करनी आती थी सर, इसका तो अभी तक इंस्टॉल का तरीका भी नहीं पता। आपने कहा था कि आप लिंक सेंड करेंगे ना सर, वो आपने लिंक सेंड किया ना, फिर वो सर हमसे हुई खुद, इसलिए सर आप भी आज बता दें स्क्रीन शेयर करके। चलिए क्लास के एंड पे मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगा, पहले डाउनलोड करें ना उसको, तो फिर उसके बाद उसको इंस्टॉलेशन देखेंगे। मैंने तो किए नहीं इंस्टॉल अभी तक ना, मेरे भी तो लैपटॉप में स्पेस नहीं है सी ड्राइव के अंदर। तो या तो पहले मैं मैथमेटिक का या इस तरह के प्रोग्राम जो किए हुए उनको अनइंस्टॉल करूं, देन फिर इसको इंस्टॉल किया जाए। तो या आप करें, जो एरर वगैरह है मुझसे शेयर करें, फिर मैं आपको सोल्यूशन उसका बता दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। लिंक सेंड कर दीजिएगा ना आप, तो हम देख लेंगे। लिंक मैं आपको टोरेंट का सेंड कर दूंगा, जिस तरह मैथमेटिक का डाउनलोड किया था उसी तरह इसको भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास है रेपिटेशन स्टेटमेंट्स है। रेपिटेशन स्टेटमेंट्स का मतलब आपकी आवाज स्लो आ रही है। रेपिटेशन स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो बार बार एग्जीक्यूट हो। ठीक है, बार बार रिपीट हो, बार बार एग्जीक्यूट हो। या आप दूसरे लफ्जों में कह लें कि सिमिलर स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। तो लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स आर यूज्ड टू रिपीट सिमिलर एक्शंस ए नंबर ऑफ टाइम्स, कि 5 दफा 10 दफा 20 दफा कितनी दफा उनको आपने एग्जीक्यूट करना उन स्टेटमेंट्स को, तो ये लूपिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। तो दो तरह की ये स्टेटमेंट्स हमारे पास, एक फॉर लूप है और एक व्हाइल लूप है। फॉर लूप की स्टेटमेंट्स जो है वो इजी है एज कंपेयर टू व्हाइल लूप, लेकिन दोनों यूज होती हैं, फॉर ज्यादा यूज होता है, व्हाइल वो बहुत कम यूज होता है। तो अब उनका सम ले लें। तो
ये हमने सिंपल मैपल में जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जो स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी है उनके थ्रू अगर करें, जिसके अंदर कोई रेपिटेशन स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल हम अगर करें तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक टोटल का वेरिएबल बनाया हमने, उसको 0 वैल्यू असाइन कर दिया शुरू में, और फिर हमने क्या किया, एक और असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखी है टोटल, आगे फिर असाइनमेंट है, क्या हम असाइन कर रहे हैं टोटल +1। तो टोटल के अंदर पहले 0 पड़ा हुआ था, तो अब क्या होगा, 0 और +1 दोनों ऐड होके आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो टोटल के अंदर जो है वो हमें आउटपुट में 1 मिल रहा है। समझाई बात की। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हम फिर सेम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लेकिन इस दफा टोटल की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और हम 2 साथ में ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। ये जैसे नीचे है कि टोटल में अब 3 स्टोर हो गया। इसी तरीके से हम टोटल के अंदर फिर 3 स्टोर करवा रहे हैं 3 ऐड करने के बाद, तो ये 3 + 3 = 6 हो जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो 4 है, तो टोटल के अंदर हम 4 ऐड कर रहे हैं, तो ये 6 + 4 आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो इस वे में हम इतनी ज्यादा सारी स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हम 4 जो नंबर्स हैं उनको सम कर रहे हैं। प्रॉब्लम समझ आई है जी? जी सर आ गई है। सर स्टार्टिंग वैल्यू 0 लेना कंपल्सरी है? उधर लैटिन कर दें सर, स्टूडेंट कर रहा हूँ साथ साथ। वो ऐसा है कि जरूरी इस वजह से है कि अगर आप टोटल को 0 नहीं रखेंगे, टोटल को अगर 5 रखते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही आपका जो है ना वो कंप्यूटेशन नहीं सही होगी। तो यहाँ पे अगर 5 होगा तो ये 5 + 1 कर देगा, तो 5 + 1 का मतलब तो 6 आंसर आ जाएगा। तो 0 इस वजह से शुरू में रखना होता है कि सामने 0 है, जैसे जैसे नंबर आते जाएंगे उनके अंदर ऐड होते जाएंगे। तो पहला नंबर 1 ऐड हुआ, फिर उसमें 2 ऐड हुआ, फिर जो रिजल्ट आया उसमें 3 ऐड हुआ, फिर जो रिजल्ट आया उसमें 4 ऐड हुआ। तो इस तरह हमने फर्स्ट 4 नंबर जो है उनको सम कर लिया है। ठीक है जी सर। अब यही काम अगर हम लूप के थ्रू करें सर बस तो हम फर्स्ट कर सकते हैं काउंट। नहीं, आप बेशक 10 कर लें, 20 कर लें, लेकिन एक तरीका आपको बताया ना कि अगर आप 20 वगैरह करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स आगे लिखते जानी है। तो ये 4 स्टेटमेंट लिखी हैं, तो 4 नंबर ऐड हुए हैं, फिर आप आगे लिखें टोटल = टोटल +5, तो सर ये फॉर और वाइल ऐड हो जाएगा। फिर टोटल = टोटल +6 करेंगे तो फिर 6 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह ये 20 आपने करने हैं तो इस तरह ये चलते जाए। 100 करने हैं तो इस तरह 100 स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी। तो ये मुश्किल है, डिफिकल्ट वे है। जी पूछे। फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस बता दे। ये आगे पढ़ते हैं तो आपको मैं बताता हूँ, फिलहाल तो आगे पढ़े तो सही इनको। तो हमारे पास सेम कैलकुलेशन जो है अगर हम उसको लूप के थ्रू करें तो सिंपल है। अभी इस स्लाइड पे हम फॉर लूप के थ्रू सम कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले सेम उसी तरह जिस तरह टोटल 0 था, इधर भी हमने उस टोटल को 0 लिया है, और इन 3 लाइंस के अंदर हम एक लूप लगा रहे हैं, और वो लूप क्या कर रहा है कि फर्स्ट 4 जो नंबर्स हैं उनको सम कर रहा है। तो इसका सिंटैक्स लिखने का क्या है, फॉर लिखना है और उसके बाद आइटरेटिव वेरिएबल आई देना है और उसकी वैल्यू देनी है कि ये 1 से लेकर 4 तक जाएगी, और अंदर जो है वो आप टोटल = टोटल +i कर रहे हैं। i का मतलब आइटरेटिव वेरिएबल। तो i जो है वो आइटरेटिव वेरिएबल और उसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 4 तक होनी है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे टोटल = टोटल +i होगा, नेक्स्ट टाइम टोटल = टोटल +2 होगा, फिर नेक्स्ट टाइम टोटल = टोटल +3, और नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से टोटल +4। तो ये लूप 4 दफा चलेगा और 4 दफा ये वैल्यूज को सम करेगा, और नीचे आउटपुट भी हमने 4 दफा ही दे रहा है। पहली दफा टोटल में 1 वैल्यू आई, फिर 3 आई, फिर 6 आई और फिर 10 आई। ठीक है, ये सेम
प्रीवियस जो स्लाइड है उसी की सेम आउटपुट है, लेकिन अब ये बाय यूजिंग लूप है। ठीक है? यस सर। बात आपके क्वेश्चंस वाली कि अगर आपने 20 नंबर्स को सम करना हो तो फिर उस केस में उधर तो हमें 20 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ रही थी, लेकिन अगर इधर तो बहुत ही सिंपल है कि आप इस 4 को 20 से रिप्लेस कर दें। समझ आई बात की? आप इस 4 को 20 से रिप्लेस कर दें तो ये फर्स्ट 20 नंबर्स का सम लेगा, और अगर आप इसको 100 कर देंगे तो ये फर्स्ट 100 नंबर का सम ले लेगा। आप इस 20 को 1000 से रिप्लेस कर देंगे तो ये पहले फर्स्ट 1000 नंबर्स का सम आपको डिस्प्ले कर देगा। होंगी यही 3 लाइनें, लेकिन आप इसको मल्टीपल वैल्यूज को सम करने के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। समझ आई बात की? तो ये कितना आसान है वो प्रीवियस स्टेटमेंट से। क्लियर हुई बात जी? यस सर। जी सर। अगर हम इसके अंदर ये चाहें कि हम जो है ना वो फर्स्ट 20 नंबर्स नहीं बल्कि 10 से लेकर 30 तक जो नंबर्स हैं उनका सम करना चाहते हैं। समझ आई बात की? 10 से लेकर 30 तक तो सिंपल है कि आप इसको 10 कर दें और इस 4 को आप 30 से रिप्लेस कर दें, तो अब ये 10 से लेकर 30। क्लियर हुई बात जी? बड़ा आसान है। जी सर। किसी को समझ में? ये जो टोटल 30 बार लिखा हुआ आएगा। हाँ जी, फिर ये भी इसी तरह आएगा। पहला जो है वो 10 आएगा। समझ आई बात की? फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होगी वो 10 प्लस 11 होगी तो 21 आंसर आ जाएगा। फिर 10 प्लस 12 होगी तो इसी तरीके से जो भी सम हुआ उसका रिजल्ट आता जाएगा। ओके ठीक है? जी सर। और यही चीज अगर हम वाइल लूप के थ्रू करें तो वाइल लूप का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंस है। हमें 2 चीजें जो है वो ऊपर डिफाइन करनी पड़ रही हैं। एक टोटल, उसको हम 0 असाइन कर रहे हैं, और एक आइटरेटिव वेरिएबल, उसको भी हम 0 असाइन कर रहे हैं। ठीक है? और नीचे जो है ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं ये लूप की हैं। हम वाइल लूप लगा रहे हैं तो हम पहले वाइल लिखेंगे, फिर आगे कंडीशन लगाएंगे। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो देन ये टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 ये भी एग्जीक्यूट होगा, और ये i इज इक्वल टू i प्लस 1 ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब i की वैल्यू जो है 0 थी पहले, तो फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो ये इसी तरह ये उसके अंदर चूंकि एक एक सम होता जाएगा तो i की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह करके चेंज होगी। और इधर कंडीशन चेक होती जाएगी। पहले i की वैल्यू 0 है तो 0 लेस देन 4 है, ट्रू है तो टोटल, और ये i वाली निचली 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। फिर i की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी तो 1 इज लेस देन 4 है, फिर भी ये निचली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इस तरीके से 4 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 5 होगी तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो देन आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा लूप। ठीक है? बाकी सेम वही है, लिखने के जस्ट वो थोड़ा डिफरेंट है। सर फॉर वाले में तो कंडीशन नहीं देते ना? क्लियर? नहीं, फॉर वाले में हमने कंडीशन नहीं दी थी, हमने जस्ट लिखा था कि i की वैल्यू कहां से कहां तक जाए। ओके सर। समझ आ गई बात की? हाँ जी सर। अब इस वाइल के अंदर हम एक और चीज भी कर सकते हैं। सिंपल है कि अगर हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट 4 इवन नंबर्स हैं उनको अगर हम सम करना चाहें, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, तो उनको हम सम करें तो इसको हम सिंपली चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट 4 इवन नंबर्स जो है वो कौन कौन से बनते हैं? एक 0 बन गया, एक उसके बाद 2 है, एक उसके बाद 4 है, और एक 6 है। ऐसे ही है। जीरो तो जीरो तो नाइदर इवन नॉर ऑड नहीं है सर, मतलब ये ना इवन में आता ना ऑड में, फिर आप तो इवन क्या है?
ऐसे ही है, 0 नहीं होता इवन। सर ना आई थिंक इवन होता है ना ऑड होता है, पीछे भी आपने आई थिंक पढ़ाया है उसमें, ये इवन तो नहीं होता सर, ये ना ऑड होता है सर। वो तो हमने पढ़ा था ना कि वो न्यूट्रल होता है, वो पढ़ा था कि वो न्यूट्रल होता है, उसके साथ माइनस का साइन लगाएं या प्लस का लगाएं या न लगाएं, उसका एक ही मतलब है कि 0 इज इक्वल टू +0 और -0। लेकिन मेरे ख्याल में कि 0 इवन होता है, पता नहीं अब बाकी क्लास क्या कहती है। क्या ख्याल है, 0 इवन होता है या आड तो खैर नहीं होगा। हेलो सर इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा चलें, अगर अगर 2 से स्टार्ट होते हैं तो हम फर्स्ट 4 के लिए यहाँ पे 6 की बजाय 8 कर लेते हैं कि 2 4 सर 6 0 इवन नंबर ही होगा ना? 0 इवन ही होता है। यस सर इवन ही है। पता नहीं, मेरा तो यही ख्याल है इवन ही होता है। यस सर इवन होता है। हाँ जी, तो इवन की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसको 2 पे डिवाइड करें और आंसर 0 आए, वही होती है ना, मतलब रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर 0 आए। अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो 1 आ जाए तो फिर वो आड होगा ना, तो अगर आप 0 को 2 पे करें डिवाइड तो आप रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो बहरहाल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि लेट्स से हम 2 से लेकर 8 तक ये फर्स्ट 4 हमारे पास इवन नंबर्स हैं, हम इनका सम करना चाहते हैं। तो सिंपल है कि हम यहाँ पे इसको हम 8 कर दें, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर ये जो i इज इक्वल टू i+1 हो रहा है, इसको हम i इज इक्वल टू i+2 कर दें जस्ट। तो अब ये 2 का इंक्रीमेंट होगा i के अंदर, और उसके बाद टोटल में वो i मतलब 2 ऐड होते जाएंगे। पहले टोटल 0 है तो i जो है 0 प्लस टोटल भी 0 है, 0 + 0 तो टोटल के अंदर 0 चला जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस स्टेटमेंट के बाद i की वैल्यू पहले 0 थी तो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन 8 है तो बिल्कुल ठीक है। फिर नीचे आ जाएंगे, टोटल अभी भी 0 है, i जो है वो अब 2 हो गया है, तो 2 + 0 तो टोटल में अब 2 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब ये वाली जब स्टेटमेंट चलेगी तो i में पहले ऑलरेडी 2 है तो 2 और ऐड हो जाएंगे, तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 4 कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, लेस देन 8 है अभी भी। फिर नीचे आ जाएंगे, टोटल में पहले 2 था और फिर 2 सम अप होकर इधर 4 आंसर आ जाएगा, और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल हम इस तरह करके इनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक वाइल की स्टेटमेंट है, लूप्स बड़े यूजफुल हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सारा कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर इसका देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल है कि आप फॉर इधर लिखते हैं और आई फ्रॉम कि वो कहाँ से स्टार्ट और कहाँ तक जाए, लेकिन यहाँ पर हम वाइल लिखते हैं और एक कंडीशन लगाते हैं, उधर कंडीशन नहीं है, ठीक है। और बाकी एंड डू इधर भी है और एंड डू जो है वो इधर भी है कि यहाँ पे ये लूप खत्म हो रहे हैं। दरमियान में हम क्या कर रहे हैं, टोटल इज इक्वल टू टोटल +1 जस्ट हम कर रहे हैं। इधर भी हम सम कर रहे हैं लेकिन साथ में आइटरेटिव वेरिएबल के अंदर भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इधर आइटरेटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाएगा, हमने लिख दिया है कि ये 1 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू जाए तो ये ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट इसके अंदर होगा। लेकिन इधर वाइल लूप के अंदर हमें खुद से एक्सप्लिसिटली एक नंबर ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। उधर जो है वो इम्प्लिसिटली खुद से ऐड हो रहा है उधर। क्लियर हुई बात? तो ये इनकी स्टेटमेंट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है।